Hello friends, welcome to Aurobindo classes. Today we are going to discuss the current affairs of August 2022 and we will cover the whole month current affairs through 100 high-yielding MCQs. If you have not subscribed our channel till now, please subscribe it. It will be a very helpful gesture from your side. Now we will start the video. The first question is which state police would become the first in India to totally abandon paper with the signing of MOU with level 1 blockchain network 5wire. लेवल 1 ब्लॉकचेन नेटवर्क 5wire के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ कागज को पूरी तरह से छोड़ने वाला भारत में कौन सा राज्य पुलिस पहला बन जाएगा? गोवा, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोवा। सारे प्रोसेसेस जो हैं ज़्यादा इफिशिएंट हो जाएंगे और यह सारे स्टेक होल्डर्स को सारे इवेंट्स का मोर एक्यूरेट पिक्चर भी दे पाएगा और यह ऑफलाइन सिस्टम्स के डिजिटलाइजेशन में भी मदद करेगा। यदि हम 5wire की बात करें तो यह इंडिया का एक यूनिकॉर्न है, 105th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया है और 2022 में यह 20th यूनिकॉर्न बना है देश का। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यूएस आर्मी इज टू होल्ड मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। भारत के किस राज्य में भारत अमेरिकी सेनाएं मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी झारखंड या डी राजस्थान एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उत्तराखंड में भारत और यूएस की जो आर्मी है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगी और इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। पिछले साल यह जो युद्ध अभ्यास था यूएस के अलास्का में संपन्न हुआ था और इस साल यह 14 से 31 अक्टूबर तक उत्तराखंड के औली में आयोजित होने वाला है। और भारत और यूएस के यदि संबंधों की हम बात करें तो 2016 में यूएस ने हमें मेजर डिफेंस पार्टनर बताया था और जिसे भी यूएस अपना मेजर डिफेंस पार्टनर बताता है उनके साथ कुछ एग्रीमेंट्स साइन करता है। भारत के साथ भी इसने 3 एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। पहला लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट 2016 में साइन किया। कोमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 में साइन किया और बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट जिसे 2020 में साइन किया गया। ये लेमोआ जो था बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, इंपॉर्टेंट भी है। इसके तहत क्या होता है कि जो दोनों देशों की आर्म्ड फोर्सेज हैं वह एक दूसरे के वेसेस का यूज कर सकते हैं फॉर रिपेयर एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सप्लाईज। हम देख लेते हैं उत्तराखंड में औली का लोकेशन। औली का लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। यह इंडिया और चाइना बॉर्डर के एकदम ठीक करीब स्थित है और चाइना यह देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा कि भारत और यूएस जो है हाई अल्टीट्यूड वारफेयर का तैयारी जो है उसके बॉर्डर के करीब कर रहे हैं। क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रेजेंट पॉलिसी रेपो रेट इन इंडिया। भारत में वर्तमान नीति रेपो दर क्या है? ए 5%, बी 5.25, 5.4 या 4.5% एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 5.4% इज द प्रेजेंट पॉलिसी रेपो रेट। हाल ही में इस दर को आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने चेंज किया था। इस कमेटी को हेड करते हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और इस कमेटी में कुल 6 मेंबर हैं जिनमें 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एंड बाकी के 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं और इनमें से एक आरबीआई के गवर्नर भी हैं। पॉलिसी रेपो रेट अभी हमने बात किया यह 5.4% है। कैश रिजर्व रेशियो 4.5% एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 18% है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिरोशिमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। हिरोशिमा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अगस्त, 6 अगस्त, 5 अगस्त या फिर इनमें से कोई नहीं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यह जो डे है यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है एंड जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स ने 2 एटम बॉम्ब डेवलप किए थे। पहला एटम बॉम्ब का नाम लिटिल बॉय था एंड दूसरे का नाम फैट मैन था। लिटिल बॉय को ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को एंड फैट मैन को ड्रॉप किया गया था नागासाकी के ऊपर 9 अगस्त को। द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा और नागासाकी के साथ ही वर्ल्ड वार 2 का भी अंत हो जाता है। 15 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो जाता है और आज भी हम जो वर्ल्ड वार 2 के इस न्यूक्लियर बॉम्बिंग के सर्वाइवर्स हैं जापान में उनको हम हिबा कुशा के नाम से जानते हैं और इसका लिटरल मीनिंग ही होता है एक्सप्लोजन अफेक्टेड पीपल। The next question is world's largest floating solar power plant going to be built in which state of India। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में बनने जा रहा है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी गुजरात, सी यूपी या डी मध्य प्रदेश एंड द राइट आंसर इज डी मध्य प्रदेश।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है मध्य प्रदेश के खांडवा में बनेगा ओमकारेश्वर डैम के ऊपर, और इसकी क्षमता होगी 600 मेगावाट बाय 2022-23। और यदि हम मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो वह है मंगू भाई सी पटेल, और यहाँ के मुख्यमंत्री पता ही है शिवराज सिंह चौहान जी हैं। न्यूली एडेड रामसर साइट सिरपुर वेटलैंड इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में इस वेटलैंड को जोड़ा गया था, यह भारत के किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड या डी उड़ीसा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में यह सिरपुर वेटलैंड है। हाल के दिनों में भारत में कई नए रामसर साइट्स ऐड किए गए हैं। यह रामसर साइट्स रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत ऐड किए जाते हैं। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 में ईरान के एक शहर रामसर में साइन किया गया था। भारत ने इस कन्वेंशन को 1 फरवरी 1982 को साइन किया था, और 25 जुलाई को हमारे 5 नए रामसर साइट्स ऐड किए गए। 3 अगस्त को 10 न्यू रामसर साइट्स एंड अगस्त 12 को 11 न्यू रामसर साइट्स ऐड किए गए। और इस तरह से इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स आज के डेट में 75 हैं। अगस्त 3 को ऐड किए गए 10 न्यू रामसर साइट्स में 5 न्यू जो थे वह तो तमिलनाडु में ही थे। वेदांतंगल वर्ल्ड सेंचुरी, उदय मार्तंडपुरम वर्ल्ड सेंचुरी, कुंथनकुलम वर्ल्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन बायोस्फीयर रिजर्व, बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोर वर्ल्ड सेंचुरी, और कर्नाटका में एक रंगनथिट्टू वर्ल्ड सेंचुरी, गोवा में एक नंदलेक, मध्य प्रदेश में एक सिरपुर वेटलैंड, और उड़ीसा में एक सतकोसिया गौर जाता है। 25 जुलाई को जो ऐड हुए 5 न्यू रामसर साइट्स थे उनमें से 3 तमिलनाडु में हैं। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिली वर्ल्ड सेंचुरी एंड पीचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट। मिजोरम में ऐड हुआ पाल वेटलैंड, और मध्य प्रदेश में साक्ष्य सागर को ऐड किया जाता है। 12 अगस्त को ऐड किए गए 11 न्यू रामसर साइट्स में भी मोस्ट ऑफ द जो रामसर साइट्स थे वो तमिलनाडु में ऐड किए गए। पहला जो था रामसर साइट तामपड़ा लेक उड़ीसा में, हीराकुड रिजर्वायर उड़ीसा में, अंशुपा लेक उड़ीसा में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। इसके बाद चित्रांगुड़ी वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वडुवूर वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु, कंजिरान कुलम वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु। इसके अलावा थाने क्रिक महाराष्ट्र में ऐड किया जाता है, और जम्मू कश्मीर में 2 नए रामसर साइट्स ऐड किए जाते हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व एंड सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। और इस तरह से आजादी के इस 75वें वर्ष में हमारे पास टोटल 75 रामसर साइट्स हो गए। 1982 से 2013 के बीच में हमारे देश में टोटल 26 साइट्स को ऐड किया गया था एज रामसर साइट, और नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार 2014 में बनती है उसके बाद से आज 8 साल हो चुके हैं, टोटल 49 न्यू रामसर साइट्स को ऐड किया जा चुका है। हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 14, और उसके बाद यूपी में मैक्सिमम 10 नंबर ऑफ रामसर साइट्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन विच सिटी? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट किस शहर में आयोजित होने वाला है? न्यू दिल्ली, हेलसिंकी, काठमांडू या न्यूयॉर्क में? एंड द राइट आंसर इज हेलसिंकी, और इसका आयोजन 12 से 15 सितंबर तक किया जाएगा। The next question is, where is Langat Singh College whose astronomy lab included in the UNESCO Heritage List? लंगट सिंह कॉलेज कहाँ है जिसकी खगोल विज्ञान प्रयोगशाला यूनेस्को विरासत सूची में शामिल है? राजस्थान में, यूपी में, बिहार में या फिर एमपी में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह बिहार में है। लंगट सिंह कॉलेज की जो यह प्रयोगशाला है, वेधशाला है, उसकी स्थापना 1916 में इंग्लैंड की मदद से किया गया था, और यह बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। और इसको यूनेस्को के किस लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इंडेंजर्ड हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डेट इज डिजिग्नेटेड एज चाबहार डे? चाबहार दिवस के रूप में किस तिथि को नामित किया गया है? 31 जुलाई, 30 जुलाई, 2 अगस्त या 4 अगस्त को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 31 जुलाई को नामित किया गया है। और इसे डिजिग्नेट किसने किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसे डिजिग्नेट किया है। फॉर व्हाट? टू कॉमेमोरेट द चाबहार का लिंक विथ INSTC। INSTC क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जिसके थ्रू हमें सेंट्रल एशियन मार्केट का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि हमारे बगल में हमारा पड़ोसी हमें वहां तक पहुंचने नहीं दे रहा है।
इंडिया का एम्बिशन था कि शहीद बेहस्ती पोर्ट जो कि चाबहार में स्थित है, इसे वह आईएनएसटीसी से कनेक्ट करे। और यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, चाबहार के बगल में ही आपको दिखेगा यह ग्वादार पोर्ट, जो पाकिस्तान में चाइना की मदद से डेवलप किया गया है। और ये जो आप सी देख रहे हैं, यह है अरबियन सी, और ईरान के साउथ में यह पर्शियन गल्फ, यह हॉर्मुज स्ट्रेट है। नाउ हम आगे देखते हैं थोड़ा आईएनएसटीसी के बारे में डिटेल में। आखिर यह आईएनएसटीसी की जरूरत क्यों पड़ी थी? आईएनएसटीसी के पहले हमें मोस्ट ऑफ द टाइम रिलाई करना पड़ता था इस स्वेज कैनाल पे। स्वेज कैनाल इजिप्ट से होके जाता है, इसका मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अपना ट्रेड के लिए यूज करती हैं, लेकिन हम अपनी डिपेंडेंसी सिर्फ एक कैनाल पे नहीं रख सकते। सो वी हैव टू डेवलप सम अल्टरनेटिव, और हमने फिर इस आईएनएसटीसी का प्रपोजल सामने रखा था। आईएनएसटीसी की जो फाउंडेशन मेंबर थे वह थे इंडिया, ईरान और रशिया। हाल के दिनों में यदि बात करें तो इसके मेंबर्स की लिस्ट काफी बढ़ चुकी है, जिनमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान और सीरिया भी शामिल है। बुल्गारिया यहाँ एक ऑब्जर्वर मेंबर है। इंडिया ने यह भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी इसे ज्वाइन करना चाहिए, सो दैट इंडिया अपना जो भी असिस्टेंस है वह अफगानिस्तान बहुत सहजता के साथ पहुंचा सके। अभी भारत से रशिया पहले जाने में यदि हम स्वेज कैनाल के रास्ते जाते थे तो हमें लगभग 40 दिन का वक्त लग जाता था हमारे शिप्स को, और यह अब समय घट के करीब 20 दिन ही लगेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो था उसमें भी कमी आएगी, रफली 30% हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी बचा सकेंगे। और यह जो नया आईएनएसटीसी है, जिसकी की कुल लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर होने वाली है, यह एक मल्टी मोड नेटवर्क ऑफ रोड, शिप एंड रेलवे होने वाला है, जहां हम इन तीनों की मदद से अपने फ्लाइट को या एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विल बी द नेक्स्ट सीजेआई ऑफ इंडिया? भारत के अगले सीजेआई कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए इंदिरा बनर्जी, ऑप्शन बी यू ललित, सी डी वाई चंद्रचूड़, या फिर संजय किशन कौल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी यू ललित हमारे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, और यह 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। ट्रिपल तलाक जजमेंट इन्होंने ही दिया था, और यह सेकंड सीजेआई होंगे जो डायरेक्ट बार से उठकर हमारे एपेक्स कोर्ट में एक जज के रूप में आए थे। इनसे पहले एसएम सिकरी जो थे वह 13th सीजेआई बने थे 1971 में, वह भी पहले एक वकील थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। और अब ये दूसरे होंगे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील थे और फिर वहां के जज बनाए गए। सीजीआई या फिर अदर जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वह आर्टिकल 124 क्लॉज 2 के तहत होती है, और इन जजेस का रिमूवल आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक लाइन ऑफ द स्काइज? हरदीप सिंह मलिक। लाइन ऑफ स्काइज हरदीप सिंह मलिक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए स्टीफन बार्कर, अरुंधति रॉय, सी हान्या यानागिहारा, कोल्सन व्हाइटहेड। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टीफन बार्कर। स्टीफन बार्कर की इस पुस्तक में भारत के उस पहले फाइटर पायलट की कहानी लिखी गई है जिसने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। यह वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी है। स्टीफन बार्कर बताते हैं, बहुत डिटेल में बात करते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेस में एक इंडियन के लिए काम करना चैलेंजिंग था, खास करके जब वहां उसके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो। The next question is, who has replaced China's Yang Huyan to become Asia's richest women? एशिया की सबसे अमीर महिला बनने के लिए चीन के यांग हुआन की जगह किसने ली है? सावित्री जिंदल, वांग लाइचुन, चेंग जुई या रोशनी नादर मल्होत्रा ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए सावित्री जिंदल इनकी जगह अभी एशिया की सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गई हैं। सावित्री जिंदल जो है वह चेयरपर्सन इमेरिटस है ओपी जिंदल ग्रुप की, और इनकी उम्र अभी 72 साल है, और यह भारत की भी रिचेस्ट वुमेन है। इनकी नेटवर्थ यदि हम बात करें तो यह करीब 11.3 बिलियन डॉलर है। और सावित्री जिंदल जो है इनका अपना एक पॉलिटिक्स में भी कैरियर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नज़ाह 4 हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच में सैन्य संयुक्त अभ्यास अल नज़ाह 4 आयोजित किया गया है? कतर, यूएई, ओमान या बहरीन? आप यह फ्लैग देख के बता सकते हैं यदि आपको मालूम है तब कि यह फ्लैग किस देश का है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ओमान। भारत ने अल नज़ाह एक्सरसाइज
ओमान के साथ मिलकर अभी संपन्न किया है भारत के राजस्थान स्टेट में, और यह इसका 4th एडिशन था। और इसमें फोकस किया गया है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी ऑपरेशन एंड पीस कीपिंग ऑपरेशंस, क्योंकि दोनों देश अपना फोर्सेस को भेजते हैं यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्सेस में। अब यदि हम यहाँ बात कर लें ओमान की, तो ओमान की आप देखेंगे एक बहुत ही लंबी मैरीटाइम बाउंड्री है। ओमान के जो लैंड बाउंड्री है वह यूएई, सऊदी अरबिया और यमन से लगता है। और आप यदि यहाँ जूम करके देखेंगे तो ईरान और ओमान के बीच में जो है हॉर्मुज स्ट्रेट आता है, ना कि ईरान और यूएई के बीच में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज अर्थ्स शॉर्टेस्ट डे? पृथ्वी का सबसे छोटा दिन कब था? 29 जून 2022, 1 अगस्त 2022, 3 अगस्त 2022 या 31 जुलाई 2022? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 29 जून 2022 को अर्थ का शॉर्टेस्ट डे था। अब शॉर्टेस्ट डे कैसे होगा? हम जानते हैं कि एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अर्थ की जो रोटेशन की स्पीड थी वो बढ़ चुकी है, और इसके कारण इसने अपना एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर से 1.59 मिली सेकेंड्स कम वक्त लिया है, और इसलिए 29 जून जो सबसे शॉर्टेस्ट डे कहा जा रहा है। लेकिन वैज्ञानिकों को अभी तक यह नहीं पता है कि अर्थ की स्पीड आखिर बढ़ क्यों गई है। The next question is when will Indian Air Force retire all squadrons of MiG-21? भारतीय वायुसेना MiG-21 के सभी स्क्वाड्रनों को कब सेवानिवृत्त करेगी? 2025, 24, 23 या 2026? आपको बता दें ये MiG-21 जो है बहुत फायदेमंद तो रहे हैं, लेकिन खतरनाक भी हैं। भारत के पायलट अक्सर हम न्यूज में देखते हैं कि कभी वहां क्रैश हो गया, कभी वहां ट्रेनिंग में ये क्रैश हो जाता है। अक्सर हमारे जो बेशकीमती पायलट हैं जो देश के लिए जान देना चाहते थे, वो मतलब एक फ्लाइट क्रैश में जिसमें कोई देश का मतलब नहीं है वहां मारे जा रहे हैं। बहुत दुख होता है कि आज तक हमारे देश में MiG-21 को ढोया जा रहा है, और इसकी भी अपनी एक मजबूरी है, क्योंकि हम बहुत लंबे अरसे से यह प्लान कर रहे हैं कि हमें MiG-21 की जगह लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अपने एयरफोर्स में शामिल करना है। लेकिन उसके इंडक्शन में जैसे जैसे देर होती गई, इंडियन एयरफोर्स की यह मजबूरी बन गई कि उसे MiG-21 अपने फ्लीट में रखना ही पड़ा। यह MiG-21 हमारे कई इंपॉर्टेंट मिशंस में यूज किया गया है, जैसे सफेद सागर ऑपरेशन जो कारगिल की लड़ाई हुई थी 1999 में, वहां इसे यूज किया गया था। एयरफोर्स ने पहली जो सिंगल इंजन MiG-21 था वो 1963 में रशिया से परचेज किया था। आज के डेट में यदि हम बात करें तो हमारे पास अबाउट 70 MiG-21 एयरक्राफ्ट हैं एंड 50 MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं। अभी लास्ट 20 मंथ में ही हम देखें तो लगभग 6 MiG-21 क्रैश कर चुके हैं, और इसमें हमारे 5 पायलट्स की भी जान जा चुकी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट द टारगेट टू एलिमिनेट कालाजार फ्रॉम द कंट्री बाय विच ईयर? भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2023, 2024, 2026 या 2025? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2023 तक भारत सरकार चाहती है देश से कालाजार चला जाए। और यह जो टारगेट है बहुत एम्बिशियस है, क्योंकि WHO का टारगेट है कि 2030 तक दुनिया से कालाजार को खत्म करना है। और कालाजार एक ट्रॉपिकल डिजीज है, इसलिए आप पाएंगे पूरी दुनिया में जो विकसित देश हैं, खास करके जो टेम्परेट कंट्रीज हैं, वहां इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं होता है। इसलिए आज तक आप पाएंगे कि कालाजार के लिए मात्र एक ही दवा है उपलब्ध, मिल्टफोसिन, और इस बीमारी का जो कारक है, जो पैरासाइट है, वह लिस्मेनिया कहा जाता है, और इस पैरासाइट का ट्रांसमिशन होता है सैंड फ्लाइज के बाइट के कारण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ साउथ कोरियन मून मिशन? दक्षिण कोरियाई मून मिशन का नाम क्या है? आर्टेमिस, धनुरी, फाल्कन या नन ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज बी, धनुरी। धनुरी है साउथ कोरियन मून मिशन। इसे लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स के फाल्कन 9 लॉन्च व्हीकल से, और यह टोटल अपने साथ लगभग 6 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ले गया है, और इनमें एक नासा का कैमरा भी है। 2022-23 में हम देखेंगे कि इंडिया, रशिया और जापान भी अपने मून मिशंस को लॉन्च करने वाले हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया सीक्स टू अटेन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030? भारत 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता का कितना प्रतिशत प्राप्त करना चाहता है? A 30%, B 35%, C 50% या D 40%? And the right answer is option C, 50%. Recently, India has updated its nationally determined contribution. हमने पहले अपने लिए
कुछ गोल्स तय किए थे कि हमें 2030 तक क्या गोल अचीव करना है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत। अभी इसे अपडेट किया गया था। इसे अपडेट करने का जो वजह था वह था पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा COP26 में पंचामृत का अनाउंस किया जाना। पंचामृत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को कुछ टारगेट्स दिए थे और इंडिया भी उस टारगेट से पीछे कैसे रहता, तो उस पंचामृत को क्लाइमेट टारगेट्स में बदलने के लिए अभी रिसेंटली एनडीसी को अपडेट किया गया है। इंडिया का टारगेट है बाय 2070 वी हैव टू बी ए नेट जीरो कार्बन इमिशन कंट्री एंड इसलिए हमने अपने गोल्स को अपडेट किया है। पहले जो हमारा टारगेट था कि बाय 2030 वी हैव टू अचीव द 33 to 35% इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन, लेकिन अभी हमने कहा है कि हमें अब 45% इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन करना है कंपेयर टू 2005 लेवल। अभी हम देखते हैं कि इंडिया का जो पंचामृत था इसमें कौन कौन सी 5 बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही थी। फर्स्ट वाज रीच नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट बाय 2030। Second one, fulfill 50% energy requirement via renewable energy by 2030. Third one, reduce 1 billion carbon emissions by 2030. Reduce carbon intensity more than 45% by 2030 and achieve the target of net zero by 2070. तो ये सब तो बातें हो गई पंचामृत की। अब हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये एक कन्वेंशन है, इसे अडॉप्ट किया जाता है 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है बोन, जर्मनी में। क्लाइमेट चेंज के ऊपर मेनली ये काम करता है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन के ऊपर इसने अपना एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, अपने सारे जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपको किस तरह से ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को रिड्यूस करना है। और निश्चित तौर पे भारत भी इसका एक सिग्नेटरी है और हमने इस कन्वेंशन को 1993 में साइन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम विमेन्स राइट्स डे 2022 is being celebrated on which date? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2022 किस तारीख को मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए अगस्त 1, अगस्त 3, अगस्त 5 या अगस्त 7 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अगस्त 1 इज मुस्लिम विमेन्स राइट डे। और इस दिन को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन ट्रिपल तलाक ये जो लॉ था वो पास किया गया था और ट्रिपल तलाक को एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया था इस लॉ के द्वारा। 3 साल की जेल की सजा और फाइन का प्रावधान है इस लॉ के अंदर में। Recently, which country has drafted their constitution first time in the history through a democratic process? हाल ही में किस देश ने इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने संविधान का मसौदा तैयार किया है? चिले, अल्जीरिया, द गैम्बिया या फिर मलेशिया? आपको फ्लैग देख के मालूम चल गया होगा ये कौन सा देश है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चिले। चिले में जो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1980 में बनाया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अगस्तो पिनोचेट के मिलिट्री रिजाइम। ये एक तानाशाह थे, उस समय का ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। अभी उस कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। मेनली फोकस किया गया है सोशल राइट्स के ऊपर, जेंडर पैरिटी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। और आपको बता दें कि जो चिले में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। The next question is mega multilateral exercise pitch black will be organized by which country? Australia, France, USA या UK? And the right answer is A Australia. पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता और इंडियन एयर फोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। अगस्त 19 से सितंबर 6 तक इसे आयोजित किया जाएगा और इसमें कुल लगभग 17 देश भाग लेंगे। ये 17 देशों की लिस्ट यहाँ दे रखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं। The next question is Langya Henipa virus is initially found in which country? Langya Henipa virus किस देश में पाया गया था शुरुआत में? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बोत्सवाना या केनिया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चाइना में यह पाया गया था। और ऐसा कहा गया है कि लांगिया हेनिपा वायरस जो है प्रीडोमिनेंटली श्रीव्स में पाया जाने वाला एक वायरस है और यह चूंकि एक जूनोटिक डिजीज है, तो जूनोटिक डिजीज में क्या होता है कि वायरस जो है वो जानवरों से इंसानों में ट्रांसमिट हो जाते हैं और फिर वो इंसान भी प्रभावित हो जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू वी ऑब्जर्व पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे? हम विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 12 अगस्त या 11 अगस्त को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 14 अगस्त को हम यह पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं।
पिछले साल के इंडिपेंडेंस डे स्पीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगस्त 14 को अब से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, सो दैट कि यह राष्ट्र जो है याद रख सके सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ दोज इंडियंस हु गेट पार्टीशनड इन 1947. The next question is, nation has celebrated which Independence Day on 15th August 2022? भारत ने 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 75वां, 76वां, 77वां या 74वां? And the right answer is option A, 76th Independence Day we have celebrated on 15th August 2022. Now we will see some facts. India has celebrated the 76th Independence Day on August 15, 2022, but it marks the end of 75 years of freedom also. बहरैन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और लिचनस्टीन, इन देशों के भी जो स्वतंत्रता दिवस हैं वह 15 अगस्त को ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। इवन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, गोवा जो था आजाद अभी तक नहीं हुआ था, यह पोर्तुगीज कॉलोनी अभी भी थी। 1961 में जाके गोवा को हम इंडियन यूनियन में मिला पाए, और वो भी बाय फोर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्माइल 75 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? एंड द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। स्माइल का यहाँ पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने 75 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आइडेंटिफाई किया है टू इंप्लीमेंट दिस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम ऑफ पर्संस इंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग। अब इनका लक्ष्य है कि हमारे जो शहर हैं और म्युनिसिपल एरियाज हैं उनको बेगिंग फ्री बनाना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैज प्रपोज्ड पीस कमीशन लेड बाय 3 लीडर्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट वन अमंग देम? मैक्सिकन राष्ट्रपति ने 3 नेताओं के नेतृत्व में शांति आयोग का प्रस्ताव रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उनमें से एक नहीं है? पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरेस, नरेंद्र मोदी या जॉय बाइडन? एंड द राइट आंसर इज जॉय बाइडन को उन्होंने इन 3 लोगों के कमीशन में शामिल नहीं किया है। उनका कहना है पोप फ्रांसिस, एंटोनियो गुटेरेस एंड नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पीस कमीशन बनना चाहिए, और उन्होंने चाइना, रशिया और यूएस से अपील की है कि आप शांति की तरफ आगे बढ़ें, और कमीशन को यह जिम्मेदारी देने की वह बात करते हैं कि कम से कम ऐसा कुछ रास्ता आप खोजिए, एग्रीमेंट करवाइए कि दुनिया में कम से कम 5 साल तक जो है सो ट्रूस रहे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में चाइना को ताइवान चाहिए तो उधर लड़ाई कर रहा है, रशिया को यूक्रेन के हिस्से चाहिए तो वो यूक्रेन से लड़ाई लड़ रहा है, एंड मेनी मोर फ्रंट्स आर ओपन नाउअडेज। अभी इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। सो मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इसलिए इस टॉप कमीशन को रिकमेंड किया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड संस्कृत दिवस सेलिब्रेटेड? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त या 15 अगस्त को? राइट आंसर इज सी, 12 अगस्त। संस्कृत को कहा गया है कि यह सभी भाषाओं की जननी है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज भी इसे माना गया है जो आज तक दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। पहला जो वर्ल्ड संस्कृत डे था वो 1969 में सेलिब्रेट किया गया था, और इसे हम देवों की भाषा के नाम से भी जानते हैं। आज के वैज्ञानिक भी हम मान चुके हैं कि संस्कृत जो है दुनिया की सबसे कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। मेन ऑब्जेक्टिव जो है संस्कृत दिवस सेलिब्रेट करने का वह यह है कि हम अपने अपकमिंग जनरेशन को यह बता पाएं, उनको फैमिलियर कर सकें कि देखो आप जो भाषा बोल रहे हो उसकी जननी संस्कृत है और वह कितनी सुसमृद्ध है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगस्थ्यमलाई एलिफेंट रिजर्व इज इन विच स्टेट? अगस्थ्यमलाई हाथी अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु या फिर गोवा में? एंड द राइट आंसर इज तमिलनाडु। तमिलनाडु का यह 5वां एलिफेंट रिजर्व होगा। इसके पहले 4 और एलिफेंट रिजर्व तमिलनाडु में हैं। इंडिया में अब कुल मिला के 31 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं। लास्ट 3 इयर्स में कई सारे नए एलिफेंट रिजर्व जुड़े गए, जिनमें डंडेली एलिफेंट रिजर्व है जो कर्नाटका में स्थित है, सिंगफान एलिफेंट रिजर्व नागालैंड में है, एंड लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। हाथी को हम इंजीनियर ऑफ द फॉरेस्ट या फिर रेन मेकर्स ऑफ आवर फॉरेस्ट भी कहते हैं। आपको एडिशनल ये बता दें कि वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी शुरुआत कैनेडियन फिल्म मेकर पैट्रिसिया सिम्स और एलिफेंट री इंट्रोडक्शन फाउंडेशन ऑफ थाईलैंड ने किया था।
The next question is Indian Air Force took part in bilateral air exercise उदार शक्ति with which country? भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास उदार शक्ति में भाग लिया? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड या म्यांमार? एंड द राइट आंसर इज बी, मलेशिया के साथ हमने यह अभ्यास किया था। इंडियन एयरफोर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स हम जान लें कि भारतीय एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को होता है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स के चीफ विवेक राम चौधरी हैं। मलेशिया के बारे में आपको बता दें, मलेशिया का एक बहुत बड़ा मैरीटाइम बाउंड्री है एंड साथ ही इसकी लैंड बाउंड्री भी है। लैंड बाउंड्री यह थाईलैंड, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ शेयर करता है और मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर मेन लैंड ऑफ इंडो चाइना पर स्थित है। आपको यह जानना चाहिए मलेशिया का डायरेक्ट लैंड बाउंड्री सिंगापुर से नहीं है, मैरीटाइम बाउंड्री सिंगापुर और मलेशिया का है। The next question is, what is the name of new virtual space museum launched by ISRO? ISRO द्वारा लॉन्च किए गए नए आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय का नाम क्या है? स्पार्क, इग्नाइट, गगन या अंतरिक्ष? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पार्क। स्पार्क एक वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है जिसे इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो के वर्तमान चेयरमैन एस सोमनाथ हैं जो 3 साल के लिए इसरो के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसरो ऑपरेट करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जिसे डायरेक्टली हमारे प्रधानमंत्री देखते हैं। Who will receive France highest civilian award Chevalier de la Légion d'Honneur? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी हॉनूर किसे प्राप्त होगा? अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, शशि थरूर या नरेंद्र मोदी जी को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शशि थरूर। फ्रांस की सरकार शशि थरूर जी को इनकी राइटिंग्स एंड स्पीचेज के लिए यह पुरस्कार दे रही है। इसके पहले भी थरूर जी को ऐसा ही एक पुरस्कार स्पेनिश गवर्नमेंट से मिल चुका है। यह एक फॉर्मर डिप्लोमेट हैं जो 23 ईयर तक यूनाइटेड नेशंस में अपनी सर्विस देते हैं। इन्होंने कई सारे फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स लिखे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 600 2020 मैचेज? 600 2020 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन हैं? साकिब अल हसन, मोइन अली, क्रिस गेल या फिर कैरन पोलार्ड? एंड द राइट आंसर इज डी, कैरन पोलार्ड हैं। इनके पीछे ड्वाइन ब्रोवो हैं जो जिन्होंने 543 मैच खेले हैं। शोएब मलिक ने 472 मैच, वहीं क्रिस गेल ने 463 मैचेज एंड रवि बोपारा ने 426 मैचेस खेले हैं। विच टीम हैज won द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन ऑफ 44th चेस ओलंपियाड? 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? इंडिया, रशिया, उज्बेकिस्तान या यूक्रेन ने? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है। आर्मेनिया ने सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं इंडिया 2 टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द ओपन सेक्शन कैटेगरी। 44th चेस ओलंपियाड का आयोजन जो है वर्ल्ड चेस फेडरेशन करती है, जिसे हम फाइट के नाम से जानते हैं, और यह आयोजन इस साल चेन्नई इंडिया में किया गया था। 44th चेस ओलंपियाड का जो ऑफिशियल मैस्कॉट था वह था थम्बी। थम्बी एक घोड़ा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेनिस लीजेंड सेरेना विलियम्स अनाउंसेस हर रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस, विच कंट्री वाज रिप्रेजेंटेड बाय हर? टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। उनके द्वारा किस देश का प्रतिनिधित्व किया गया था? यूएसए, यूके, फ्रांस या कनाडा? एंड द राइट आंसर इज यूएसए का यह प्रतिनिधित्व करती थी। सेरेना विलियम्स की जो शादी है, इनके कैरियर के बारे में तो खैर हम जानते ही हैं, बहुत शानदार कैरियर इनका रहा है, लेकिन इनका जो मैरिज भी था वह रेडिट के फाउंडर एलेक्सिस ओहानियन से हुआ था और इन्होंने अपने कैरियर में 73 सिंगल टाइटल्स, 23 डबल टाइटल्स के साथ $94 मिलियन की अर्निंग भी की है। इनका जो पहला सिंगल टाइटल आया था एट द एज ऑफ 17 इन 1999 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो टू बी हेल्ड इन विच सिटी? डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई, लखनऊ, गांधीनगर या फिर चंडीगढ़ में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका जो थीम है वह है पाथ टू प्राइड और यह जो डिफेंस एक्सपो है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के बिल्कुल अलाइन है। उनका जो सपना है कि वी हैव टू अचीव द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस एंड ऑल्सो वी हैव टू अचीव एक्सपोर्ट ऑफ $5 बिलियन बाय 2025। और ऐसा कहा जा रहा है कि यह पूरे एशिया का लार्जेस्ट डिफेंस एग्जीबिशन होने वाला है, जिसका आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया? कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए जुआन सैंटोस, गुस्तावो पेट्रो,
एंड्रेस आरांगो या फिर अर्नेस्टो पिजानो? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुस्तावो पेट्रो, कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं। यह न्यूज में क्यों थे? क्योंकि ही वाज द फर्स्ट लेफ्टिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया की हम बात कर रहे हैं तो कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कंट्री है जिसका की कैपिटल बोगोटा और यहाँ की करेंसी कोलंबियन पेसो है। कोलंबिया का हम देखें तो इसकी मैरीटाइम बाउंड्री के साथ लैंड बाउंड्री भी है जो यह वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील के साथ शेयर करता है। और यदि हम इस मैप पर ध्यान दें तो हमें कई सारे कंट्रीज देखने को मिलते हैं जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सदर्न अमेरिका में है। लाइक कोलंबिया के अलावा वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना है। आप इन कंट्रीज के लोकेशन को ध्यान में रखें। यह फ्रेंच गुयाना वही जगह है जहां से इंडिया के हैवी सैटेलाइट्स को फ्रांस लॉन्च करता है। और आप देख सकते हैं ब्राजील के बीचों बीच यह अमेजोन रिवर फ्लो कर रहा है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कैरिबियन सी और वेस्ट इंडीज के आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशियन और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज CSIR's फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल? CSIR की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नालाथंबी कलाई सल्वी, बिंदु ए बम्बा, मीनाक्षी बनर्जी या फिर मंजू बंसल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नालाथंबी कलाईसेल्वी। यह CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं। यह एक सीनियर इलेक्ट्रोकेमिकल साइंटिस्ट हैं और इनको अभी डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। CSIR का फाउंडेशन कब रखा गया था? तो 6 सितंबर 1942 को। और CSIR के प्रेसिडेंट जो होते हैं वह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंडियाज 75th ग्रैंड मास्टर? भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन है? V प्रणव, D गुकेश, R प्रज्ञानंदा या फिर इनमें से कोई नहीं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, V प्रणव इज द इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर। प्रणव को यदि देखा जाए तो यह तमिलनाडु से 27वें ग्रैंड मास्टर हैं और तमिलनाडु की इस लिस्ट में हमें विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भी देखने को मिलते हैं। और बी प्रणव अभी ग्रैंड मास्टर बने हैं रोमानिया में हो रहे टूर्नामेंट को जीतकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल होस्ट द अपकमिंग सेकेंड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स फ्रॉम 30th अक्टूबर टू 6th नवंबर? कौन सा राज्य 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक उत्तर पूर्व ओलंपिक के आगामी दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय या डी मिजोरम? एंड द राइट आंसर इज सी, मेघालय इसकी मेजबानी करेगा। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक्स बहुत ही रिसेंट फेनोमेना है। 2018 में इसकी शुरुआत होती है। मेघालय के लिए यह एडिशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मेघालय का 50वां स्टेटहुड ईयर भी है। और 2018 में टोटल डिसिप्लिन 12 थे और इस सेकेंड एडिशन में टोटल 4000 पार्टिसिपेंट्स 18 डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज लॉन्च्ड ए बुक टाइटल्ड न्यू इंडिया? न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, एम वेंकैया नायडू या डॉक्टर एस जयशंकर जी ने? एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम वेंकैया नायडू। न्यू इंडिया एक बुक है जिसे कह सकते हैं हम ये कंपाइलेशन है अरुण जेटली जी के सिलेक्टेड आर्टिकल्स का जो उन्होंने 2014 से 2019 के बीच लिखे थे। अरुण जेटली जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2014 से 2019 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फुटवेयर एंड लेदर पॉलिसी? किस राज्य सरकार ने हाल ही में जूते और चमड़े की नीति शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका या डी राजस्थान? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तमिलनाडु। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब हम बात करते हैं लेदर की तो लेदर प्रोडक्ट्स के रूप में सिर्फ जूते और चप्पल ही नहीं होते हैं, इसमें बेल्ट, बैग, पर्स या फिर और भी कई सारे कवर्स हो सकते हैं लेदर के बने हुए। इस पॉलिसी को लॉन्च करने के पीछे जो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का विजन था वह यह था कि स्टेट को एक फेवर्ड डेस्टिनेशन बनाना फॉर फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इन एशिया। इंडिया में यदि हम बात करें तो जो लेदर प्रोडक्ट्स बनते हैं इनका एक्सपोर्ट मार्केट हम देखें ध्यान से तो 25% एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट हमारा सिर्फ यूएसए को होता है और 15% के आसपास हमारा एक्सपोर्ट जर्मनी में और टोटल एक्सपोर्ट का 10.9% यूके में, उसके बाद करीब 6% स्पेन में। इस तरह से हम देखते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है लेदर प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया फर्स्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी लोकेटेड इन विच सिटी?
भारत की पहली अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थित होगी? ए उत्तराखंड, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश या डी केरला। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उत्तराखंड में स्थित होगी। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है यह उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में होगा, जिसे कि एक स्पेस सेक्टर का स्टार्टअप दिगंतर स्थापित कर रहा है। और इस ऑब्जर्वेटरी का एम क्या होगा? तो एम होगा कि टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर इन साइज ऑर्बिटिंग द अर्थ। और एक तरह से हम देखें तो यह स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेशंस को संभालेगा, और यहां तक कि यह स्पेस जेबरीज को भी ट्रैक करने में हमारी हेल्प करेगा, और मिलिट्री सैटेलाइट्स जो इस रीजन के ऊपर घूम रहे हैं उनकी भी ये निगरानी रखेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समीर वी कामत इज अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? समीर वी कामत को किस संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ICAR, HAL, DRDO या फिर इसरो। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, DRDO के नए चेयरमैन बनाए गए हैं समीर वी कामत। और जी सतीश रेड्डी जो पहले DRDO के चेयरमैन थे, उन्हें अब डिफेंस मिनिस्टर का साइंटिफिक एडवाइजर बना दिया गया है। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अवार्डेड 2022 यूनेस्को पीस प्राइज? 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी, एंजेला मर्कल, जॉय बाइडेन या फिर जायर बोल्सोनारो। एंड द राइट आंसर इज एंजेला मर्कल को यूनेस्को पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। इनको सम्मान यह दिया गया है जो माइग्रेंट्स आ रहे थे, उनकी हैंडलिंग इन्होंने काफी अच्छे से की थी, खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री से जो भी माइग्रेंट आए थे उनको जर्मनी ने अपने यहाँ जगह दी थी, इसलिए यूनेस्को ने यह शांति पुरस्कार इनको दिया है। इस पीस प्राइज को ऑफिशियली फेलिक्स हॉफवेट बोइनी यूनेस्को पीस प्राइज के नाम से जाना जाता है। यह जो पर्सनालिटी थे यह आइवरी कोस्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और यह 1989 से लगातार हर साल दिया जाता है यह पीस प्राइज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रघुराम राजन, सुरजीत एस भल्ला, उर्जित पटेल या फिर केवी सुब्रमण्यन को। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, केवी सुब्रमण्यन इज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट IMF। यह हमारे देश के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, और यह IMF में सुरजीत एस भल्ला जी को रिप्लेस करेंगे, जिनका की कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड वाटर वीक 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व जल सप्ताह 2022 कब मनाया गया? 25 अगस्त से 3 सितंबर, 1 से 7 अगस्त, 23 अगस्त से 1 सितंबर या फिर 15 से 22 अगस्त। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक 2022 सेलिब्रेट किया गया, और इसे सेलिब्रेट स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। और जो थीम था इस बार का वह है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। वर्ल्ड वाटर वीक कॉन्फ्रेंस हर साल 1991 से हो रहा है। 22 मार्च को हम हर साल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी इज नॉट सिलेक्टेड फॉर पुलित्जर प्राइज 2022? निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए नहीं चुना गया है? आपको पता होना चाहिए पुलित्जर प्राइज जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है मोस्टली। ऑप्शन ए एंथनी डेलकोल, जोस एडम्स, सी वॉल्ट हिकी या नन ऑफ द एबव। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। मतलब यहाँ जो तीनों नाम दिए गए हैं इन तीनों पर्सनालिटीज को इस साल का पुलित्जर प्राइज मिला था। असल में 4 लोगों को इस बार पुलित्जर प्राइज दिया गया है, एंथनी डेलकोल, जोस एडम्स, वॉल्ट हिकी के अलावा फहमीदा आजिम जो बांग्लादेश की हैं, इन्हें भी पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया था। इन चारों को यह पुरस्कार इसलिए दिया गया था बिकॉज दे हैव डन वेरी ट्रेमेंडस वर्क ऑन द चाइनीज ऑपरेशन ऑफ द यूगर मुस्लिम इन जिंजियांग प्रोविंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड? SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? इस्लामाबाद, मॉस्को, ताशकंद या बीजिंग में? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ताशकंद में जो है SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी। SCO का मतलब क्या होता है? तो SCO का मतलब है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO का हेडक्वार्टर शंघाई में ना होके बीजिंग चाइना में है, और SCO का क्रिएशन किया गया था 15 जून 2001 इस दिन अनाउंस हुआ था, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में 19 सितंबर 2003 को आया था। SCO का ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज एंड रशियन है। एंड इंडिया SCO को ज्वाइन किया है 2017 में
अस्ताना समिट के बाद। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है एससीओ की वह है हेड ऑफ स्टेट काउंसिल एंड एससीओ का परमानेंट बॉडीज दो हैं, एससीओ का सेक्रेटेरिएट जो बीजिंग में है एंड एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द रैट्स, रैट्स मतलब रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो ताशकंद में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीरज चोपड़ा हैज won the javelin throw competition at the Lausanne Diamond League. What was his best throw? नीरज चोपड़ा ने लॉजेन डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता जीती है। उनका सबश्रेष्ठ थ्रो क्या था? 88.98 मीटर, 89.08 मीटर, 90.17 मीटर या 91.23 मीटर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 89.08 मीटर। ही इज नाउ क्वालिफाइड फॉर द 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑल्सो, जो कि अगले साल होगा बुडापेस्ट हंगरी में, और यह पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस डायमंड लीग मिड टाइटल को जीता है। और इस तरह से डायमंड लीग फाइनल्स के लिए भी यह क्वालिफाई कर गए हैं, जो 7 से 8 सितंबर के बीच में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। कंट्री हैज इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन फ्लीट। किस देश ने दुनिया के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन बेड़े का उद्घाटन किया है? यूएसए, चाइना, जर्मनी या स्वीडन ने? एंड द करेक्ट आंसर इज सी, जर्मनी ने। हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स पे चल रहे होंगे और ये फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे जो इंजन को पावर देंगे। इस ट्रेन की जो रेंज होगी वो हम अप टू 1000 किलोमीटर होगी और इसकी स्पीड मैक्सिमम 140 किलोमीटर पर आवर होने वाली है। इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया है एक फ्रांस की कंपनी एल्स्टम ने एंड यह जीरो कार्बन फुटप्रिंट की तरफ एक बेहतरीन कदम है। इंडियन रेलवेज भी अपने देश में चाहती है हाइड्रोजन पावर ट्रेन लाना और इसके लिए एक हैदराबाद बेस्ड मेधा सर्वो ड्राइव्स को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप उस टेक्नोलॉजी का इजाद कीजिए जिसके तहत हम अपने DEMU मतलब डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स को हाइड्रोजन पावर्ड यूनिट्स में बदल सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का निर्माण किसने किया है? रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स या फिर डी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड। एंड द राइट आंसर इज डी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। INS विक्रांत को मोदी जी 2 सितंबर को कमीशन करेंगे इंडियन नेवी में। और यदि हम इस कैरियर की बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की तो इसकी हाइट जो है वह 59 मीटर, लेंथ 262 मीटर और इसकी विड्थ 62 मीटर होने वाली है और इस पे 14 डेक्स होंगे। क्रू मेंबर्स की संख्या यहाँ 1700 होगी और इसकी टॉप स्पीड 28 नॉट तक जा सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेटर हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू प्ले 100 मैचेज इन ईच फॉर्मेट। कौन सा भारतीय क्रिकेटर प्रत्येक प्रारूप में 100 मैच खेलने वाला पहला भारतीय बन गया है? दिनेश कार्तिक, बी विराट कोहली, सी हार्दिक पांड्या या डी रोहित शर्मा। एंड द करेक्ट आंसर इज बी विराट कोहली। विराट कोहली ODI, टेस्ट और 2020 तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और यदि इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो ऐसा करने वाले यह दूसरे खिलाड़ी हैं। इनसे पहले न्यूजीलैंड के बैटर रॉस टेलर ऐसा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्लिंस 2022 WWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स मेंस सिंगल टाइटल। 2022 WWF विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आरन सिया, सोहविक, विक्टर एक्सेल्सन या कुनलावुत विदित शरण। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। विमेन सिंगल टाइटल अकाने यामागुची ने जीता है जो जापान से हैं और यह चैंपियनशिप भी जापान के कैपिटल टोक्यो में ही आयोजित किया जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग हैज डिक्लेयर्ड विच डिस्ट्रिक्ट एज द बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नीति आयोग ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? हरिद्वार, समस्तीपुर, इंदौर या मैसूरू। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हरिद्वार को इन्होंने बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम का एम था कि वैसे जिलों को ट्रांसफॉर्म किया जाए जो रिलेटिवली लेस प्रोग्रेस्ड हैं, खास करके वहाँ जो प्रोग्रेस के पैरामीटर्स हैं जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इन सब पर काम किया जा सके। यह जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसेंशियली यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उनको लोकल लेवल पे कैसे हम लागू कर सकते हैं उसके लिए भी यह एक बेहतरीन प्रोग्राम साबित हुआ है। यहाँ जो रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट की जाती है यह मोस्टली 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बेसिस पे होता है। यह 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर
5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स पर बेस्ड हैं। ये 5 ब्रॉड थीम कौन कौन से हैं? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड द लास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें सबसे ज्यादा वेटेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन और एजुकेशन को दिया जाता है। नीति आयोग की यदि हम बात करें तो नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को होता है। इसके चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर हैं। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत अभी 117 डिस्ट्रिक्ट हैं और इनमें 27 नीति डिस्ट्रिक्ट हैं, 55 सेंट्रल मिनिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट हैं एंड 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको कि आइडेंटिफाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। हु विंस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड एट जूडो वर्ल्ड चैंपियनशिप? जूडो विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण किसने जीता? अब यह भारत के तरफ से पहला ही स्वर्ण था तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन देने को कुछ नहीं थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है। लिंथोई चनम्बम जो 16 साल की हैं, इन्होंने यह वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। लिंथोई चनम्बम इज फ्रॉम मणिपुर and she became the first Indian judoka to win a medal at any age group of the world championship। जैसे क्रिकेट खेलने वाले को क्रिकेटर कहते हैं, उसी तरह से जूडो खेलने वाले को जूडोका बोलते हैं। यह 57 किलोग्राम कैटेगरी में इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोखुवी इज इन न्यूज रिसेंटली, इट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सोखुवी हाल ही में खबरों में है, यह भारत के किस राज्य में है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या मेघालय? एंड द राइट आंसर इज सी, नागालैंड में है। नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, इन्होंने अभी हाल ही में डोनिये पोलो एक्सप्रेस को सोखुवी रेलवे स्टेशन से फ्लैग ऑफ किया था। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यह नागालैंड का सेकंड रेलवे स्टेशन है एंड फर्स्ट रेलवे स्टेशन जो नागालैंड में बना था वह 1903 में दीमापुर में बना था और यह दूसरा रेलवे स्टेशन बनने में करीब 120 साल का वक्त लग गया। Sokhuvi railway station is a part of Dimapur Zubza railway project. Next question is, which one of the following is inscribed on UNESCO's intangible cultural heritage list for 2022 by India? भारत द्वारा 2022 के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से किसे अंकित किया गया है? गणेश चतुर्थी, लौंडा डांस, छठ या गरबा को? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, गरबा। गरबा इज अ फॉर्म ऑफ डांस जो कि गुजरात स्टेट में ओरिजिनेट होता है। गरबा शब्द संस्कृत के गर्भ शब्द से आया है। गरबा डांस को हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि के दौरान परफॉर्म किया जाता है। लास्ट ईयर दुर्गा पूजा को यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चंडीगढ़ एयरपोर्ट टू बी रीनेम्ड आफ्टर हुम? किस व्यक्ति के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा? स्वामी दयानंद, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या लाला हरदयाल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भगत सिंह के नाम पे चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। पंजाब और हरियाणा दोनों सरकार इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को हम रीनेम कर देंगे एंड इस एयरपोर्ट का जो रनवे है वह तो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में है, लेकिन इसका जो टर्मिनल बिल्डिंग है वह पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट में है। And now the next question is, Mithila Makhana is recently awarded GI tag. It belongs to which state? मखाना मिथिला का हाल ही में GI टैग से नवाजा गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? बहुत आसान सवाल है, आप सभी जानते होंगे। उत्तराखंड, हिमाचल, यूपी या बिहार? एंड द राइट आंसर इज डी, बिहार। मिथिला मखाना के GI टैग मिलने के बाद जो किसान हैं उनकी आमदनी में बिल्कुल बहुत ज्यादा का फर्क अब आने वाला है, उन्हें अच्छी आमदनी होने वाली है। एंड मिथिला मखाना इज स्पेशल वेराइटी ऑफ एक्वेटिक फॉक्स नट्स जो कि बिहार के और नेपाल के मिथिला रीजन में कल्टीवेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूएसए हैज स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल उल्ची फ्रीडम शील्ड विथ विच कंट्री? यूएसए ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? साउथ कोरिया, सऊदी अरबिया, इंडिया या यूक्रेन के साथ? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ कोरिया के साथ मिलकर उसने यह संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इसका एम क्या है? तो एम है टू बूस्ट डेटरेंस अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया और इस एक्सरसाइज का एक मकसद यह भी है कि हमारे देश की प्रिपेयर्डनेस बनी रहे टू मैच द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वॉर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूपीआई हैज एक्सपेंडेड रिसेंटली टू विच कंट्री टू प्रोवाइड हैसल फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शंस? यूपीआई ने हाल ही में किस देश में परेशानी मुक्त डिजिटल लेन देन प्रदान करने के लिए विस्तार किया है? यूएसए, यूके, फ्रांस या नेपाल में?
एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूके में। एनपीसीआई की एक होली आउंड आर्म है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, एनआईपीएल। एनआईपीएल ने एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर पेक्सपर्ट के साथ पार्टनरशिप की सो दैट कि इंटरनेशनलाइज किया जा सके यूपीआई पेमेंट सॉल्यूशंस को इन यूनाइटेड किंगडम। ऑलरेडी हम देखते हैं कि यूएई में, जापान में, यूएसए में, सिंगापुर और भूटान, नेपाल में भी, और साथ साथ हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई पेमेंट सर्विसेज को एक्सेप्ट किया जाने लगा है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया गया? बेंगलुरु, पुणे, मुंबई या चेन्नई में? और इसका सही उत्तर है बी, पुणे में किया गया। और इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया था हमारे मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को बनाने वाले जो संस्थाएं हैं उसमें सीएसआईआर और एक प्राइवेट कंपनी केपीआईटी लिमिटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंतिम पंघाल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अंतिम पंघाल का संबंध किस खेल से है? शूटिंग, रेसलिंग, एथलेटिक्स या बॉक्सिंग? द राइट आंसर इज बी, रेसलिंग से ये संबंधित है। इनकी उम्र महज 17 साल है एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और यह आयोजित कहाँ हुआ है? तो सोफिया, बुल्गारिया में। एंड शी बिलोंग्स टू भगना विलेज इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सो हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अब स्पोर्ट्स में लोग नए नए झंडे गाड़ रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है, खास करके पिछले 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रदर्शन हमारे देश के खिलाड़ियों ने किया है। नॉट जस्ट इन वन स्पोर्ट, वेराइटी ऑफ स्पोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन बहुत ही बेहतर होता हुआ चला जा रहा है। बीबी माई स्टोरी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनालिटी? बीबी माई स्टोरी किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? बोरिस जॉनसन, इमरान खान, बेंजामिन नेतन्याहू, गोटाबाया राजपक्षा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंजामिन नेतन्याहू की यह आत्मकथा है। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और इनकी यह आत्मकथा इंग्लिश और हिब्रू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होने वाली है। यह प्रेजेंटली जो है लिकुड पार्टी के चेयरमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में सैयद सिब्त राजी का निधन हो गया। इन्होंने किस स्टेट के गवर्नर के तौर पे अपना योगदान दिया था? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या मणिपुर? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, झारखंड के यह गवर्नर रहे थे। 2004 से 2009 के बीच सैयद सिब्ते राजी झारखंड के गवर्नर बने थे। 2009 में यह असम के भी गवर्नर के पद पे जाते हैं। यह एक कांग्रेसी थे जो यूपी से बिलोंग करते हैं। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च लोकेटेड? भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, हापुड़ या झांसी में? एंड द राइट आंसर इज हैदराबाद में स्थित है। अभी यह न्यूज में क्यों था? क्योंकि फ्लिपकार्ट ने अभी इस इंस्टीट्यूट के साथ एक एमओयू एग्रीमेंट साइन किया है सो दैट कि यह जो भी मिलेट प्रोड्यूस करने वाले फार्मर हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए, उनको मार्केट का एक्सेस दिया जा सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है, इट इज अ इंस्टीट्यूशन अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। समर बद्रू बनर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? समर बद्रू बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या एथलेटिक्स? एंड द राइट आंसर इज बी, फुटबॉल। यह फॉर्मर फुटबॉल टीम कैप्टन रह चुके हमारे देश के और यह 1956 के मेलबॉर्न ओलंपिक्स में भारत के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भी जिम्मेदार थे। और इनके जो साथी थे वो प्यार से इन्हें बद्रू दा के नाम से बुलाया करते थे क्योंकि बंगाली थे ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th प्रवासी भारतीय दिवस 2023 टू बी हेल्ड एट विच सिटी इन जनवरी नेक्स्ट ईयर? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 अगले साल जनवरी में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, इंदौर या अहमदाबाद? एंड द राइट आंसर इज सी, इंदौर में आयोजित किया जाएगा। हर साल 9th ऑफ जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, बट हर सेकेंड ईयर गवर्नमेंट इसे ऑर्गेनाइज करती है इन अ डिफरेंट सिटी सो दैट हम रिकॉग्नाइज कर सकें ओवरसीज इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। 9 जनवरी को ही इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनवैक्स 2022 कंक्लूडेड एट विच प्लेस? वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2022 किस स्थान पर संपन्न हुआ?
चंडी मंदिर हरियाणा, जैसलमेर राजस्थान, रानीखेत मैसूरू कर्नाटका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चंडी मंदिर हरियाणा में यह एक्सरसाइज संपन्न हुआ। अब वियतनाम की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है और इसका कैपिटल हैनोई है और करेंसी डोंग है। इस कंट्री के वेस्टर्न साइड में हमें मोस्टली अन्नम कॉर्डिलेरा नामक का एक माउंटेन मिलता है और आप देखेंगे नॉर्थ टू साउथ एक यह पतला स्ट्रिप के जैसा दिखता हुआ कंट्री है। तो इसके जो नैरो पॉइंट है जहाँ पे सबसे पतला है उस नैरोएस्ट पॉइंट पे वियतनाम की जो विड्थ है इट इज ओनली 30 माइल्स मीन्स 48 किलोमीटर। एज ए कम्युनिस्ट कंट्री वियतनाम का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ लोग 3 टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, कन्फ्यूशियनिज्म, ताओइज्म एंड बुद्धिज्म। इस देश में जो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है वह है सॉकर यानी फुटबॉल। वियतनाम दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी भी है आफ्टर ब्राजील। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस अनवेल्ड इन विच सिटी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का अनावरण किस शहर में किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस का अनावरण किया जाता है। और इसे बनाने वाली कौन है कंपनी? इसका बनाने वाली कंपनी है स्विच और ये स्विच जो है अशोक लीलैंड की इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म है। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी विल बी स्टार्टेड? भारत की पहली नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? ऑप्शन ए एमपी, बी उत्तराखंड, सी बिहार और डी यूपी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यूपी में। यूपी के कैबिनेट ने इसकी मंजूरी अभी दे दी है। लखनऊ के पास स्थित कोकरैल फॉरेस्ट एरिया में यह नाइट सफारी की जाएगी जहां पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट नेशन टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीन? ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? यूएसए, यूके, इंडिया या रशिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यूके। शुमांग लीला फेस्टिवल 2021-2022 स्टार्टेड इन विच स्टेट? हरियाणा, मणिपुर, केरला या गोवा? एंड द राइट आंसर इज मणिपुर में इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। इसके इनॉग्रल फंक्शन में मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन और वहां के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह भी उपस्थित थे। यह एक ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है मणिपुर का। इसमें मेल एक्टर्स ही जो है फीमेल आर्टिस्ट का भी रोल निभाते हैं यदि यह एक मेल थिएटर ग्रुप है, और महिलाएं जो हैं पुरुष का भी कैरेक्टर निभाती हैं यदि यह एक फीमेल थिएटर ग्रुप है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिजीत सेन रिसेंटली पास्ट अवे, हु वाज ही? अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? एक्टिविस्ट थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे, इकोनॉमिस्ट थे या सिंगर थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह एक इकोनॉमिस्ट थे। यह फॉर्मर प्लानिंग कमीशन मेंबर भी रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यह इकोनॉमिक्स पढ़ाया करते थे। सीएससीपी जो कि हमारे देश में एमएसपी तय करती है उसको इन्होंने चेयर भी किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीवर ऑफ इंडिया इज बैटलिंग इट्स वर्स्ट मॉनसून फ्लड्स इन अ डिकेड? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी एक दशक में अपनी सबसे खराब मानसूनी बाढ़ से जूझ रहा है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पाकिस्तान में बहुत भीषण बाढ़ आई हुई है और यहाँ बाढ़ की सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई है। लगभग 3,25,000 तक घर बर्बाद हो चुके हैं, 1100 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, 1600 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं, करीब 7.5 लाख के ऊपर मवेशी प्रभावित हुए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल बी ओपनड इन विच स्टेट? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में खोला जाएगा? असम, बिहार, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट खोला जाएगा। इस मॉन्यूमेंट का नाम टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम रखा गया है। यह इस्कॉन का हेडक्वार्टर होगा। इसमें दुनिया के बिगेस्ट डोम का यूज किया गया है। वैदिक प्लेनेटेरियम विल ऑफर गेस्ट ए टूर ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉस्मिक क्रिएशन। इसका डिजाइन यूएसए के कैपिटल बिल्डिंग से इंस्पायर्ड है एंड यह इतना बड़ा होगा कि आगरा के ताजमहल और वेटिकन के कैथेड्रल चर्च से भी यह बड़ा होगा। इस टेम्पल को 2024 में ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ बात इस्कॉन की आई है तो इस्कॉन के फाउंडर भी हम देख लेते हैं। प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कंबोडिया के 400 एकड़ में फैले अंकोर वाट टेम्पल को भी यह पीछे छोड़ देगा जब यह बनकर तैयार हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट अर्थक्वेक मेमोरियल नेम्ड स्मृति वन इन विच स्टेट? नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला भूकंप स्मारक
स्मृति वन को किस राज्य में समर्पित किया है? गुजरात, बिहार, कर्नाटका या जम्मू एंड कश्मीर? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गुजरात। यहाँ 12,000 लोगों के नामों को उकेरा गया है। ये वो लोग थे जिनकी मौत भुज के अर्थक्वेक में हो गई थी। भुज में 2001 में एक बहुत ही विभत्स रूप वाला भूकंप आया था। इस म्यूजियम का जो की अट्रैक्शन होगा, रियलाइज कराना विजिटर्स को अर्थक्वेक थ्रू वाइब्रेशन एंड साउंड इफेक्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग इज द मेमोयर ऑफ विच पर्सनालिटी? फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग किस व्यक्तित्व का संस्मरण है? रामनाथ कोविंद, अमर्त्य सेन, मल्लिका साराभाई या फिर पंकज त्रिपाठी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई जो हैं मृणालिनी साराभाई, जो कि एक क्लासिकल डांसर थी और लीजेंडरी स्पेस साइंटिस्ट विक्रम साराभाई की बेटी हैं। यह कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम डांस में महारत हासिल की हुई हैं और इनका स्पेशलाइजेशन है कि ये आर्ट्स को सोशल चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री इज रिटेन बाय हुम? किसके द्वारा यह लिखी गई किताब है? पुलापरे बालकृष्णन, रघुराम राजन, उर्जित पटेल या मोंटेक सिंह अहलुवालिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पुलापरे बालकृष्णन ने इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी लिखा है। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल स्पोर्ट डे ऑन विच डेट? भारत किस तारीख को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 या फिर 31 अगस्त को? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे को सेलिब्रेट हम करते हैं एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। पहली बार इसे 2012 में ऑब्जर्व किया गया था। मेजर ध्यानचंद ने हमारे देश को 3 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल दिलाया था, 1928, 1932 एंड 1936। तीनों ओलंपिक्स में इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। मेजर ध्यानचंद का जन्म अगस्त 29, 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम व्हाट विल बी द ब्रांड नेम ऑफ ऑल फर्टिलाइजर्स अक्रॉस द नेशन? वन नेशन वन फर्टिलाइजर कार्यक्रम के तहत पूरे देश में सभी उर्वरकों का ब्रांड नेम क्या होगा? खाद, भारत, उर्वरक या पैदावार? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, भारत। चाहे वह कंपनी पब्लिक कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी हो, वह कंपनी यूरिया बना रहा हो या डीएपी बना रहा हो या फिर म्यूरिएट ऑफ पोटाश या एनपीके फर्टिलाइजर बना रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस कंपनी को अपने फर्टिलाइजर बैग पे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी या भारत एनपीके लिखना ही होगा। इसके साथ ही उन मैन्युफैक्चरर्स को जिस स्कीम के तहत सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, इस परियोजना का नाम भी इस फर्टिलाइजर बैग पे लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका विरोध हमारे देश के कई सारे मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज द लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? जापान, साउथ कोरिया, रशिया या स्वीडन? एंड द करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का प्रजनन दर अब रिप्लेसमेंट लेवल तो कब का ये छूट गया, 0.84 लास्ट ईयर था, अभी 0.81 हो गया है और घटता ही चला जा रहा है। यह अपने घटते हुए ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर पा रहा है। यदि हम यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की माने तो साउथ कोरिया जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट एजिंग नेशन है अमॉन्ग दोज ऑफ इकोनॉमीज जिनका कि पर कैपिटा जीडीपी एटलीस्ट $30,000 है। अब कोरिया की बात आई है तो हम देख लेते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो कंट्री हैं जिनकी हमेशा से जो है एक दूसरे के साथ नोकझोंक लगी रही है। इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक जो लाइन है उसे हम 38th पैरेलल के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्या पता कब किस एग्जाम में पूछ लिया जाए। दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दीज small points in the video. What is जोरावर which will be inducted in Indian Armed Forces? जोरावर क्या है जिसे भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा? आर्मर्ड व्हीकल है, लाइट टैंक है, मशीन गन है या फिर बॉडी शील्ड है? राइट आंसर इज यह एक लाइट टैंक है। हाई अल्टीट्यूड पे लाइट टैंक की आज बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके हमें एलएसी के पास, एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना के बीच में है। वहां पे हमने पाया है सैटेलाइट से कि चाइना अपने हाई अल्टीट्यूड टैंक्स को ला रहा है, तो अब भारत के लिए भी जरूरत बन गई थी कि इंडिया की तरफ से भी लाइट टैंक्स उस हाइट तक पहुंचाए जाएं और उसके लिए हम जोरावर लाइट टैंक्स का यूज करने वाले हैं जो चाइनीज टैंक्स को काउंटर करेंगे। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लेटेड टू कम अप इन विच सिटी?
भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में स्थापित होगा? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या लेह में? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। आप यह जो तस्वीर देख रहे हैं यह एक 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है और ऐसा करने वाला हमारे देश में सिर्फ एक ही कंपनी है फिलहाल, लार्सन एंड टुब्रो, जो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज कंस्ट्रक्शन वर्क में करता है। यह हमारे देश का कोई पहला 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है। इसके पहले भी एल&टी ने दिसंबर 2020 में 700 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग बनाया था 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर एस जयशंकर embarked on a 3-nation tour in South America. Which one of the following countries is not among them? डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका में 3 देशों की यात्रा शुरू की है। कौन सा देश उन 3 में से नहीं है? ब्राजील, परग्वे, उरुग्वे या फिर अर्जेंटीना? एंड द करेक्ट आंसर इज उरुग्वे। मतलब अभी डॉक्टर एस जयशंकर ब्राजील, परग्वे और अर्जेंटीना के टूर पे गए हुए हैं। अब ये तीनों देश साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है और हम यदि ध्यान से देखें तो साउथ अमेरिका में ब्राजील एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री ऑलमोस्ट सभी देशों के साथ लगती है। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ ब्राजील की डायरेक्ट लैंड बाउंड्री नहीं है। द फर्स्ट वन इज इक्वाडोर एंड द सेकेंड वन इज चिले। इक्वाडोर का कैपिटल क्यूटो है और चिले का कैपिटल सैंटियागो है। चिले के ऊपर मैंने एक काफी शानदार वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इस कंट्री से रिलेटेड। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम देखें तो इनकी कॉलोनियल हिस्ट्री में सिर्फ 2 देश मेजर थे जो यहाँ आए थे। ईस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में पोर्तुगीज थे एंड वेस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में स्पेनिश थे। और हु विल लॉन्च डिजिटल रुपी इन इंडिया? भारत में डिजिटल रुपया कौन लॉन्च करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, एनपीसीआई या फिर सेबी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आरबीआई लॉन्च करेगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात निर्मला सीतारमन जी ने अपने बजट स्पीच में फेब 2022 में ही किया था। डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन यह डेवलप जो आरबीआई कर रहा है यह सारे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करेगा, अनलाइक द करंट सिस्टम ऑफ मोबाइल वैलेट जो प्राइवेट कंपनीज ऑफर करती हैं। आरबीआई का हमेशा से प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेके स्टैंड क्लियर रहा है कि इसे देश में प्रचलित नहीं किया जाना चाहिए। चाइना पहला ऐसा एक मेजर इकोनॉमी था जिसने डिजिटल रेनमिनबी, डिजिटल आरएमबी को लॉन्च किया था। इसके पहले जुलाई 2022 तक यदि हम देखें तो दुनिया के 4 सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। बहामास, ईस्ट कैरेबियन आइलैंड, नाइजीरिया एंड जमैका। अमृता हॉस्पिटल जो एशिया का बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है, इट इज अनवील्ड बाय पीएम मोदी इन विच सिटी? गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम या फिर नोएडा? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फरीदाबाद में इसे अनवील किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड विच अदर मिनिस्ट्री? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्म सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसे हम एक्रोनिम के तौर पे नमस्ते बोलते हैं, सामाजिक न्याय मंत्रालय और किस अन्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री या लेबर मिनिस्ट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इस स्कीम के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए स्कीम्स चलाए जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी विल हार्नेस एंड द जियोथर्मल एनर्जी एट पूगा वैली इन लद्दाख? कौन सी कंपनी लद्दाख में पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करेगी? ओएनजीसी, एचपीसीएल, आईओसीएल या बीपीसीएल? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओएनजीसी पूगा वैली से जियोथर्मल एनर्जी का यूज करने जा रही है। यदि हम बात करें जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया तो पहली बार 1973 में ही इंडियन गवर्नमेंट ने यह जियोथर्मल हॉटस्पॉट से रिलेटेड एक रिपोर्ट निकाला था। पूगा इज अ कंपोनेंट ऑफ हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट। यदि हम कोल और ऑयल से इसे कंपेयर करें तो जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूसेस अबाउट 80% लेस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल परचेज द टुपोलैब TU-160 बॉम्बर फ्रॉम विच कंट्री? भारत किस देश से TU-160 बॉम्बर खरीदेगा? यूएसए, इजराइल, फ्रांस या रसिया से? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रसिया से। विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट नेशन टू मेक पीरियड प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्री टू एवरीवन? कौन सा देश पीरियड प्रोडक्ट को सभी देश के लिए मुफ्त उपलब्ध कराने वाला पहला देश बन गया है? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आइसलैंड या लाटविया?
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। यदि हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो इसके 4 कंपोनेंट हैं, जिनमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आयरलैंड भी आता है। स्कॉटलैंड का कैपिटल ग्लासगो है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिसीव हर घर जल सर्टिफिकेशन? हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? गोवा, केरला, यूपी या गुजरात? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गोवा। हर घर जल सर्टिफिकेशन यह गोवा के विलेजेज एंड दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन तीनों को मिला के इकट्ठा हर घर जल सर्टिफिकेशन दिया गया है। भारत सरकार ने यह प्रोग्राम अगस्त 15, 2019 को लॉन्च किया था फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ रेड फोर्ट। तो यह था आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इट विल रियली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस टू मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू।